बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और हमारे टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले एक आइडिया दे देते हैं आपको कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका आइडिया सबसे पहले एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया और उस साइंटिस्ट का नाम था अबू अली सीना, जिसने 1030 ईस्वी में आइडिया दिया कि कोई भी बॉडी खुद से मूव नहीं कर सकता, नंबर 1। और सेकंड उसने कहा कि कोई भी बॉडी खुद से रुक भी नहीं सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसने कहा कि रेस्ट में है तो वो खुद से नहीं चल सकता, या अगर कोई बॉडी चल रहा है, मूविंग है, तो वो रुक नहीं सकता। उसने ये आइडिया पेश किया था, कब की बात है, आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। और उसके बाद उसका आइडिया सर आइजैक न्यूटन ने जो है यूज़ किया और उसने तकरीबन 1687 में, उसके 650 साल बाद तकरीबन 1687 में अपने लॉज ऑफ मोशन पेश किए। फिर लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, दीज लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स whose स्पीड आर वेरी लो एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो लॉज हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल हैं कि जिनकी स्पीड क्या हो, बहुत कम हो रोशनी की स्पीड की निस्बत। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ऐसे कहूँ कि आपने अगर एटॉमिक लेवल पे जाना है, क्वांटम लेवल पे जाना है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को डिस्कस करना है, तो फिर ये वहाँ पे ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है ना। वहाँ पे जाके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं। वहाँ पे एक नई ब्रांच है और जिसका जो है सर बहुत बड़े एक और साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो है आके 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने पेपर पब्लिश किए और उसने जो है वो आइडिया दिया। तो अगर आपने क्वांटम लेवल पे चीज़ें डिस्कस करनी है तो उनके डिस्कस करने के लिए सर आइजैक न्यूटन जो है उसके लॉज एप्लीकेबल नहीं हो सकते और वहाँ पे आइंस्टाइन के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे ज़रा अब हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक दिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक ऐसा रहेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई बैरूनी फोर्स इस पे एक्ट ना कर जाए और इसको रोकने पे मजबूर ना कर दे। और ये अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई बैरूनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करे और इसको अपनी पोजीशन को चेंज करने पे मजबूर ना कर दे। इट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया क्या चीज़ है ये ज़रा देख लें। ये है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट्स कंटिन्यूस इज एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या है? एक उर्दू में अगर मैं बताऊं तो इसको कहेंगे मुज़ाहमती फोर्स। कि इनर्शिया क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये इनर्शिया क्या करती है? वो रेस्ट में ही रहे, और अगर कोई मोशन में है तो ये कोशिश करती है कि वो मोशन में ही रहे। ठीक है, तो रेस्ट में रहने के लिए जो फोर्स है उसको कहते हैं इनर्शिया। तो ज़रा अब इसकी ज़रा 3 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, और नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो केस नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चीज़ है। बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। तो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी कारपेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं और उनको हम झाड़ने की कोशिश करते हैं
तो वो क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं लेकिन कुछ उसके साथ स्टिल चिपके रहते हैं। तो जो मुज़ाहमती फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, वो इनर्शिया है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट की है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कोई और एग्जांपल हम जो है डिस्कस कर सकते हैं जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। जैसे कि कोई भी ड्राइवर अगर वो गाड़ी चला रहा है और वो सडन ब्रेक अप्लाई करता है, अगर उसके अंदर पैसेंजर खड़े हैं तो वो पैसेंजर फ़ौरन से नीचे नहीं गिर जाते बल्कि वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उनको गिरने से फ़ौरन रोकती है, मतलब उनको मूव नहीं करने देती, अपोजिंग फोर्स होती है, उसको फिर इनर्शिया कहते हैं। ये कहता है कि बस वो रेस्ट में ही रहे, मतलब मोशन करने से फ़ौरन रोक देती है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को खुद से जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अब हम इसकी एग्जांपल ऐसे डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी शख्स जो है अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो है और उसे छलांग लगा दे, थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड स्लो है जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर वहाँ से छलांग लगाए तो फ़ौरन से ही ज़मीन पे रुकता नहीं है बल्कि थोड़ी सी दूर तक दौड़ता रहता है, उसके बाद जाके वो रुकता है, नंबर 1। नंबर 2, लॉन्ग जंप। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शख्स थोड़ा सा लॉन्ग जंप लगाना चाहे तो फ़ौरन से एक ही जगह उछल के लॉन्ग जंप नहीं ले सकता। वो क्या करता है, पहले पीछे से भागता आता है, इनर्शिया डेवलप करता है और फिर जो है वो लॉन्ग जंप लेता है। तो ये कौन सी फोर्स है, अगर कोई भी शख्स गाड़ी से उतरता है तो वो फ़ौरन रुक नहीं सकता, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन, आहिस्ता आहिस्ता जो वो रुकता है। इसी तरीके से वो पहले इनर्शिया डेवलप करता है और फिर वो जंप लगाता है। नंबर 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी खुद ब खुद जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। क्या से, स्टन बेंड कार, अगर कार फ़ौरन से बेंड हो जाए या अगर कोई गाड़ी फ़ौरन से बेंड हो जाए तो जो पैसेंजर हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे ऐसे झुका लेते हैं खुद से, तो ये अपोजिंग फोर्स है जो उसको फ़ौरन गिरने से रोक लेती है। इसी तरीके से बैलून है, अगर बैलून के अंदर एयर वगैरह फिल की हुई है तो क्या होता है, जैसे ही उसको रिलीज़ करेंगे उसके अंदर से हवा निकलना शुरू हो जाएगी और अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो मूव करेगा। पहले थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा फिर जो है वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। ये तो था स्टूडेंट्स इनर्शिया के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका ज़रा रिलेशन देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू F/m। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो A इज इक्वल टू K F/m। यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को जब यूज़ करेंगे SI सिस्टम में K की वैल्यू जो है वो 1 है, K इज इक्वल टू 1। सो A इज इक्वल टू F/m। m डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू ma। It is the final relation and it is called Newton second law of motion। तो इसका मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा, मैस के बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या होगा उतना ही उसका कम होगा। जितना ज़्यादा मैस होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो ज़रा इसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई भी एक बॉक्स है या ब्लॉक है जिसका मैस है 5 किलोग्राम और इसके ऊपर दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रही है, एक साइड से 20 न्यूटन और दूसरे साइड से 5 न्यूटन। हम इसके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस फोर्स की वजह से या इन दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ज़रा देखिए 20 + 5 25, वैसे टोटल फोर्स 25, लेकिन अगर 25 आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये आपने गलत लिखा है।
क्योंकि फोर्सेस एक की जो है एक डायरेक्शन और दूसरी की ऑपोजिट डायरेक्शन है। फोर्सेस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम क्या करेंगे 20 माइनस 5, 20 में से 5 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो नेट फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी 15, और मास कितना है उसका 5, तो 5 3 आर 15, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अंदर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टू बॉडीज, अगर कोई भी टू बॉडीज हैं, मिसाल के तौर पर एक ये है हमारी अर्थ है नंबर 1, और दूसरा जो है कोई और ऑब्जेक्ट है दिस वन जो कि अर्थ से थोड़ी सी किसी हाइट पे है, और दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सेलरेशन a1 एंड m2 इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सेलरेशन a2। तो यहाँ से देखें क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज़मीन से हाइट के ऊपर है, हम भी हो सकते हैं, कोई बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर इसका मास क्या बहुत कम है, लेट्स सपोज दिस वन m1 एंड इट इज m2, अगर इसका इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। और ये हमारी अर्थ है, अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होगा, ये ज़मीन की तरफ मूव करेगी। बिल्कुल ज़मीन भी किसी एक्सेलरेशन से इसकी तरफ मूव करती है, लेकिन क्योंकि ज़मीन का मास एज कम्पेयर टू द मास ऑफ दिस बॉडी इज़ वेरी 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 हाई, क्योंकि ज़मीन का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और इसका जस्ट होगा 1 किलोग्राम, तो ये इसका मास बहुत कम है, इसलिए हमें इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा फील होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, जो कि मैग्नीट्यूड में जो है वो बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में कोई बॉल है और मैं उस बॉल को वॉल पे हिट करता हूँ, जैसे उसको हिट करता हूँ वॉल उसको बाउंस बैक करेगी, तो ये एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसी तरीके से ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ऊपर प्लेस किया हुआ है। अब टू फोर्सेस हैं, नंबर 1 एक्शन फोर्स जो कि इसकी डाउनवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। दूसरी फोर्स क्या है, ये रजिस्टर इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन सेम, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। इसी तरीके से और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कि जब परिंदे हवा में उड़ते हैं वो क्या करते हैं, अपनी परों से हवा को पीछे की तरफ करते हैं और ख़ुद वो आगे मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से जब मल्लाह कश्ती चलाता है वो क्या करता है, अपने चप्पू से जो है वो पानी को पीछे हटाता जाता है, खुद फॉरवर्ड मूव करता जाता है। मतलब एक्शन रिएक्शन सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। आखिरी देख लें, जब कोई जो है स्विमर जो है तैराकी करता है, पानी के अंदर तैरता है, वो हाथों से ऐसे पानी पीछे हटाता जाता है, खुद जो है वो फॉरवर्ड मूव करता जाता है। तो ये सार, या एक और लास्ट एग्जांपल देख लें कि अगर हम किसी गन से फायर करते हैं, जब फायर करते हैं तो क्या होता है, गोली आगे की तरफ मूव कर जाती है और पीछे की तरफ जो हमारे कंधे पे झटका लगता है। ये सारी की सारी जो है एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं किसकी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।